हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 वाटर यानी कि जल। हम इस चैप्टर में पानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि पानी किस किस फॉर्म में होता है। पानी महासागर में होता है, नदियों में होता है, झील में होता है, तालाब में होता है, कुओं में होता है, ग्राउंड वाटर में होता है, बर्फ़ के फॉर्म में होता है। तो पानी कई सारे फॉर्म्स में होता है और पानी जो है वो अपने फॉर्म को भी चेंज करता रहता है। किसके थ्रू करता है? हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल, यानी कि पानी जो है वो अपने रूप को, अपने फॉर्म को किस तरीके से चेंज करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे इस चैप्टर में कि जो वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी कि कहाँ कितना पानी है। जैसे कि ओशियंस में कितना पानी है, ग्राउंड वाटर में कितना पानी है, बर्फ़ के रूप में कितना पानी है, वो सब हम जानेंगे। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर भी साथ में पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। उसके बाद हमें पता है कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर है? महासागर में है। और महासागर के बारे में यानी कि ओशियंस के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। और हमें पता है कि जो ओशियंस का मूवमेंट है, ओशन में जो पानी है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, वो एक जगह स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए ओशन में जो वाटर का मूवमेंट होता है उसमें 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं: वेव्स, टाइड्स और करेंट्स। तो ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वाटर किस फॉर्म में होता है, कैसे वो अपने फॉर्म को चेंज करता है, कहाँ कहाँ कितना पानी है, और सबसे ज़्यादा पानी ओशंस में है तो उसमें पानी का मूवमेंट किस तरीका का है। सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाटर साइकिल से। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर अपने फॉर्म को चेंज करता है, यानी कि अपने रूप को परिवर्तित करता है। कैसे करता है? यहाँ पर मान लेते हैं पानी है। पानी कहीं भी हो सकता है, नदी में हो सकता है, तालाब में हो सकता है, ओशियंस में हो सकता है, कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ पर वाटर है। तो क्या होता है, गर्मी जब पड़ती है यानी कि सन की लाइट जब आती है तो हीट की वजह से पानी का भाप बन जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो भाप बनता है इसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है। फिर हमें पता है कि जो वाटर के वेपर्स हैं वो ऊपर जैसे जाते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं। ठंडे हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन कहते हैं। जो वाटर वेपर्स ठंडे हुए हैं वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बन जाते हैं ऊपर, और जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? बादल कह देते हैं, क्लाउड्स कह देते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है भाप से वेपर्स से क्लाउड्स का बनना, ये प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन है। पानी से वेपर का बनना इवेपोरेशन, वेपर से क्लाउड का बनना कंडेंसेशन। अब हमें पता है कि बारिश भी होती है, तो क्लाउड जो होते हैं वो क्या करते हैं? बारिश होती है क्लाउड्स की वजह से, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। यानी कि प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस के थ्रू बारिश होती है और जो पानी जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाता है और कलेक्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा पानी अपने फॉर्म को कैसे चेंज करता है। सबसे पहले भाप बनता है जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, फिर वेपर से क्लाउड्स बनता है जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, फिर क्लाउड्स से वापस पानी बनता है जिसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, और वो पानी कलेक्ट हो जाता है जिसे हम कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें पता है कि धरती पर बहुत ज़्यादा पानी है। कितना ज़्यादा है वो सब हम जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हम जान लेते हैं। जो अर्थ है उसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह धरती को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि धरती पर 71% वाटर है और 29% लैंड यानी कि ज़मीन है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि हमारे एरिया में तो पानी की कमी हो गई, या फिर न्यूज़ में कई बार देखा होगा कि पानी की कमी है बहुत सारे इलाकों में। तो पानी की कमी क्यों है जबकि ज़मीन से ज़्यादा तो दुनिया में पानी है? तो यहाँ पर समझिए कि जो 71% वाटर है उसमें से जो बड़ा पोर्शन यानी कि 97% वाटर है वो सोल्टी वाटर है, यानी कि खारा पानी है, जो ऑब्वियसली हम पी भी नहीं सकते और घर में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। सोल्टी वाटर जो है, अब ये जो सोल्टी वाटर है, पानी में नमक की मात्रा कितनी है उसको कैसे मेज़र किया जाता है? हमें क्या पता चलेगा कि पानी कितना खारा है? तो इसे मेज़र करने के लिए जो टर्म होती है उसे हम सेलिनिटी कहते हैं।
ठीक है। सेलिनिटी का मतलब होता है कितना सोल्ट प्रेजेंट है 1000 ग्राम वाटर में, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सोल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, उसे हम क्या कहते हैं, सेलिनिटी कहते हैं। जैसे एवरेज अगर देखा जाए ओशियंस में, तो जो सेलिनिटी होती है एवरेज वो कितनी होती है, 35 होती है, यानी कि 35 ग्राम नमक होता है 1000 ग्राम पानी में, इतनी सेलिनिटी होती है, इतना खारा पानी होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक जगह ऐसी भी है, कहाँ पर है, इजराइल में। और इजराइल में जो सागर है, जो समुद्र है, जिसका नाम है डेड सी, वहां पानी की सेलिनिटी कितनी है, वहां पानी की सेलिनिटी है 350, यानी कि 350 ग्राम नमक डिजोल्व है 1000 ग्राम वाटर में। तो आप सोच सकते हैं कि एवरेज इतना पानी डिजोल्व विथ कितना खारा पानी होता है। 35 यहाँ की सेलिनिटी है, तो यहाँ डेड सी की सेलिनिटी तो है 350। तो इतना ज़्यादा नमक होने की वजह से जो पानी हो जाता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि हम डूबते ही नहीं। अगर आपको समुद्र में यहाँ पर आप चले जाएं तो अंदर आप डूबेंगे ही ना, आप तैरने लग जाएंगे, क्योंकि इतना नमक होने की वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से यहाँ पर आप फ्लोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये तो हमने समझा कि जो मेजर पोर्शन है वो सोल्टी वाटर है, लेकिन पीने का पानी कहाँ है, तो वो जो 3% पानी बचा है, इसमें से भी 2% जो पानी है वो आइस कैप्स के फॉर्म में है, यानी कि बर्फ के फॉर्म में है, और जो बचा हुआ 1% पानी है वो हम यूज़ करते हैं डेली, यानी कि वो कहाँ पर आता है, ग्राउंड वाटर आता है। इस 1% में क्या आता है, ग्राउंड वाटर आता है। जो रिवर्स का पानी है, जो लेक्स का पानी है, जो कुओं का पानी है, ये सब कुछ कहाँ पर आता है, 1% में आता है। तो अब आप सोच ही सकते हैं कितना सारा पानी के होने के बावजूद केवल 1% पानी है जो हमारे पीने के लिए उपयोग होता है। तो अब आप सोचिए कि वाटर कितना कीमती संसाधन है, कितना प्रीशियस रिसोर्स है, इसलिए इसे सेव करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि आप जल को बचाइए, जल ही जीवन है, जैसे आपने बहुत सारे कोट्स लिखे हुए पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ही क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जैसे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वैसे ही 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। हमने अभी क्या पढ़ा, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। अब हमने यहाँ पर जाना कि 97% जो वाटर है वो सोल्टी है, खारा पानी। अब ये पानी है कहाँ, तो ये है महासागरों में। जो हमें पता है कि दुनिया में कितने महासागर हैं, 7 महासागर हैं। तो महासागर के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम काय के बारे में पढ़ेंगे, महासागर यानी कि ओशियंस के बारे में। ओशियंस में जो पानी होता है वो स्टेबल नहीं होता है, ऐसा नहीं कि एक जगह ठहरा हुआ पानी है, वो मूव करता रहता है कंटिन्यूसली। और उसमें जो मूवमेंट है वो 3 टाइप के होते हैं। ओशियंस के जो मूवमेंट है वो 3 टाइप के होते हैं, वेव्स, टाइड्स और करंट, ठीक है। एक एक करके तीनों मूवमेंट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेव से। तो हमने कई बार देखा होगा किसी वीडियो में, आप कई बार बीच पर गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल से, तो उनकी बॉल अगर पानी में चली गई तो फिर लहर आती है और उनकी बॉल वापस किनारे पर आ जाती है। तो जो लहर है यही क्या है, वेव है। और वेव किस वजह से आती है, तो वेव आती है विंड की वजह से, यानी कि हवा चलने की वजह से। तो हमें पता चल गया जब हवाएं चलती हैं तो जो वाटर लेवल है सरफेस पर उसमें राइज एंड फॉल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है जिनसे डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन का नाम सुन के एक टर्म हमारे दिमाग में आती है, क्या आती है, सुनामी। अब ये सुनामी क्या है, सुनामी क्या है, तो सुनामी आने का कारण समझिए सबसे पहले कि सुनामी आखिर आती क्यों है, इतनी बड़ी बड़ी और डिस्ट्रॉय करने वाली वेव आती क्यों है। क्यों आती है, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है या फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर क्या होता है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, ये सब मूवमेंट जब ओशियन के अंदर, जब पानी के अंदर होते हैं तो
हिलेगा पानी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हलचल होगी और इस वजह से बड़ी बड़ी वेव्स आती है जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। इनकी हाइट एवरेज देखा जाए तो एवरेज 15 मीटर इनकी हाइट होती है, एवरेज सुनामी जो आती है। लेकिन सबसे हाईएस्ट वेव जो रिकॉर्ड की गई है कि सबसे बड़ी वेव सुनामी की, तो हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई है 150 मीटर, यानी कि 150 मीटर की सबसे हाईएस्ट वेव की हाइट रिकॉर्ड की गई है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सुनामी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। जब 2014 में इंडियन ओशन में सुनामी आई थी तो उसकी वजह से भारत के भी कुछ कोस्टल एरिया अफेक्ट हुए थे, तो उस सुनामी के बारे में हम थोड़ा सा यहीं पर जान लेते हैं। तो ये जो सुनामी है कब आई थी? 26 दिसंबर 2014 को। कहाँ पर आई थी? इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में आई थी, ठीक है। और इसके आने का कारण क्या था? इसके आने का कारण क्या था? तो एक अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक, जिसकी वजह जो कितना मैग्नीट्यूड का था? 9.0 मैग्नीट्यूड का था। आप सोच सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि गुजरात में जो 2001 में भूकंप आया था उसका मैग्नीट्यूड था 6.9 और उसकी वजह से भी कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये जो अर्थक्वेक आया था 9.0 मैग्नीट्यूड का, तो आप सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था। और अर्थक्वेक क्यों आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से, उनके वाइब्रेशन की वजह से, उनके मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स थी, कौन कौन सी थी, क्या मूवमेंट उनके बीच में हुआ, वो सब हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडियन प्लेट है, समझेंगे अभी गाइस कि इंडियन प्लेट क्या है और कौन सी प्लेट्स क्या होती है। इंडियन प्लेट जो है वो चली गई थी अंडर बर्मा प्लेट। ये जो प्लेट्स हैं ये क्या है? टेक्टोनिक प्लेट है, या जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो पूरा लिथोस्फेयर है वहाँ पर कई सारी प्लेट्स होती है, कई सारे पार्ट्स होते हैं लैंड के, तो उन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं या फिर टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और उन्हीं के मूवमेंट की वजह से क्या होता है? भूकंप आता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट है जहाँ पर पूरा इंडिया लोकेटेड है, और ये बर्मा प्लेट कहाँ पर है? जो म्यांमार वाला पोर्शन है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर बांग्लादेश है, और इधर क्या है? म्यांमार है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरी यूरेशिया वाला पार्ट है, ये वाली जो प्लेट है इसे हम क्या कहते हैं? बर्मा प्लेट, जिस पर म्यांमार आता है। और जो इंडिया है, ये वाली प्लेट कौन सी है जहाँ पर इंडिया लोकेटेड है? ये है इंडियन प्लेट। तो हुआ क्या कि जो इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के अंदर चली गई, जिससे खतरनाक भूकंप आया। और क्या हुआ? अब भूकंप आया तो ये मान लेते हैं ये पानी है ऊपर, और ये पानी के नीचे भी तो ज़मीन होगी, तो ये यहाँ पर ज़मीन है। तो जैसे ही भूकंप आया तो इस तरीके से कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो भाई यहाँ पर गैप बन जाएगी, और गैप को भरने के लिए पानी भी तो आएगा। तो वो पानी किनारों से बहुत स्पीड से पानी आता है और यहाँ पर इस गैप को फिल करने के लिए आ जाता है। अब ये गैप फिल हो जाती है। इस गैप के फिल होने के बाद आती है सुनामी। कैसे आती है? अब गैप फिल होने के बाद जो वापस कोस्ट लाइन की तरफ जो पानी जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जाता है और बहुत हाई वेव्स बनती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और इसकी स्पीड कितनी होती है? आप सोच सकते हैं 700 से 800 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होती है, ठीक है। हम जब 80-90 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो कितनी तेज़ गाड़ी चलती है, तो आप सोच सकते हैं 700 से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेव्स आ रही है, तो कितनी खतरनाक वेव्स होगी और कितना डिस्ट्रक्शन इनसे होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब हमने समझ लिया भूकंप आया, उसकी वजह से, प्लेट्स की वजह से क्या आया? भूकंप आया, और उसकी वजह से सुनामी आई। डिस्ट्रक्शन क्या हुआ? अब यहाँ पर ये जो इंडिया है, यहाँ पर केरला, तमिलनाडु और ये जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, ये हमें पता है कि यहाँ पर इंडियन ओशन है, नीचे इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर अगर सुनामी आती है तो कोस्टल एरिया पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, इसलिए केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। वैसे तो इंडियन ओशन में सुनामी आना बहुत रेयर केसेस में होता है, यानी कि नॉर्मली ऐसा नहीं है कि कभी भी आ सकती है, बहुत रेयर है, बहुत। क्योंकि यहाँ पर जो सेस्मिक एक्टिविटीज़ होती है, सेस्मिक एक्टिविटीज़ का मतलब जिनकी वजह से भूकंप आता है, वो बहुत रेयर होती है, वो कभी कभी होती है। सकती है पैसिफिक ओशन में ज़्यादा ये कॉमन होती है, जिसकी वजह से भूकंप आता है और इसकी वजह से सुनामी आती है। लेकिन ये जो सुनामी आई थी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने को मिला। इस डिस्ट्रक्शन के और भी कारण हैं। एक तो लैक ऑफ मॉनिटरिंग, लैक ऑफ वार्निंग, और
लेक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं कि सुनामी आने के क्या संकेत है। जबकि जैसा हमने देखा कि सुनामी जैसे आती है तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है तो पानी कोस्टल एरिया से किनारे से बहुत स्पीड से जहाँ गड्ढा हुआ है, जहाँ जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ आ जाता है। तो ये इंडिकेशन है कि अगर आप समुद्र किनारे खड़े हैं, बहुत तेज़ी से पानी स्पीड से दूर जा रहा है, तो वो इंडिकेशन है कि सुनामी आने वाली है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं, लोग तो देखने जा रहे हैं, अरे भाई साहब क्या हुआ क्या हुआ, पानी एकदम से पीछे क्यों जा रहा है। अब तो फिर खैर हमें पता है, लेकिन उस समय लोगों को पता नहीं था। तो अवेयरनेस की कमी की वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये सुनामी से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने को मिला, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ, घर पूरे लोगों के बर्बाद हो गए, कई सारे लोगों की डेथ भी हो गई। तो ये हमने क्या पढ़ा, सुनामी के बारे में पढ़ा, हमने वेव्स के बारे में पढ़ा और सुनामी के बारे में भी यहाँ पर साथ में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ओशन में जो दूसरा मूवमेंट होता है जिसे हम टाइड्स कहते हैं। टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा जिसे हम कहते हैं। टाइड्स क्या होती हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है वेव्स और टाइड्स में। वेव्स जो होती हैं वो हवा की वजह से होती हैं, टाइड्स जो होती हैं वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती हैं। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है। कैसे होती है ये टाइड जो होती है एक दिन में 2 बार होती है, ठीक है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। हाई टाइड जिसे हम ज्वार कहते हैं, लो टाइड जिसे हम भाटा कहते हैं, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है। अब क्या कैसे क्या होता है, तो जैसे हमें पता है कि जो धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आ जाती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अट्रैक्ट कर लेता है। उसी तरीके से मून में भी ग्रेविटी होती है, जो अर्थ में जो पानी है, जो महासागरों में जो वाटर है उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मून भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, लेकिन सन भी लगाता है, लेकिन सन कम लगाता है। ज़्यादा कौन ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, मून, चंद्रमा। तो उसकी वजह से क्या आती है, टाइड्स आती है। अब कैसे आती है एक्चुअली में ये समझ लेते हैं। तो जो टाइड्स आती है एक दिन में 2 बार आती है, हाई टाइड और लो टाइड। क्या होती है ये, तो ये क्या है मान लेते हैं इस तरीके से, क्या है, पानी के अंदर की ज़मीन है, ये पानी है, ठीक है। अब पानी जब भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सबसे ऊपर वाली लेवल पर चला जाए, यानी एकदम से पानी यहाँ तक पहुँच गया ऊपर वाली लेवल तक, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाई टाइड कहते हैं। हाई टाइड यानी कि ज्वार जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जब पानी क्या होता है, एकदम रिड्यूस होकर अपनी लो लेवल पर चला जाता है, यानी कि यहाँ तक आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लो टाइड यानी कि भाटा जिसे हम कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि टाइड्स क्या होती हैं। राइज एंड फॉल होता है, रिदमिक वे में होता है और फिक्स टाइम होता है कि एक दिन में 2 बार आएगी, ठीक है। 2 हाई टाइड्स आती हैं, 2 वेव लो टाइड्स आती हैं। अभी इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लासेस में, हायर चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। इतना ही जानना भी जरूरी है कि हाई टाइड लो टाइड क्या होती है। अब कैसे आती है, ग्रेविटेशनल पुल कैसे काम करता है, तो वो भी हम जान लेते हैं, ठीक है। जो टाइड्स होती है उसको हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है नीप टाइड्स और दूसरा होता है स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। जो जो सबसे पहले हम नीप टाइड्स के बारे में जान लेते हैं। नीप टाइड्स कब आती हैं, जब जो मून होता है वो अपने फर्स्ट या फोर्थ क्वार्टर में होता है। कैसे, ये हमारा क्या है मान लेते हैं, सन है, ये अर्थ है। अब मून फर्स्ट या फोर्थ क्वार्टर में कब होता है, जब या तो मून यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर मून मान लेते हैं यहाँ पर है अपने फर्स्ट क्वार्टर में, तो सन भी ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, मून भी ग्रेविटेशनल पुल लगाता है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में पुल लग रहा है। तो इस वजह से जो टाइड्स होती है इस समय, जब मून फर्स्ट या फोर्थ क्वार्टर में होता है, इस समय जो टाइड्स बनती है, जो ज्वार भाटा होता है, उसमें क्या बनती है, लो टाइड्स बनती है। लो टाइड्स बनती है, यानी कि जो हाइट होती है टाइड्स की वो कम होती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें स्प्रिंग टाइड्स की, तो स्प्रिंग टाइड्स कब आती हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आती हैं। क्यों आती है, क्योंकि अमावस्या यानी कि न्यू मून और पूर्णिमा यानी कि फुल मून, इस दिन क्या होता है, सूरज, चांद और धरती तीनों एक ही लाइन में होते हैं। कैसे, यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ठीक है। फुल मून यानी कि पूर्णिमा और
न्यू मून यानी कि अमावस्या। अब पूर्णिमा और अमावस्या को ही क्यों हमें स्प्रिंग टाइड्स देखने को मिलती है, और स्प्रिंग टाइड्स होती क्या है? तो जो स्प्रिंग टाइड्स होती हैं, हमें पता है कि टाइड्स तो रोज आती हैं, एक दिन में 2 बार आती हैं, लेकिन नीप टाइड्स में जो टाइड्स होती है उनकी हाइट कम होती है। स्प्रिंग टाइड्स में जो हाइट होती है टाइड्स की वो हाईएस्ट होती है, सबसे ऊंची टाइड्स बनती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम बात करें पूर्णिमा की, जब हमें पूरा चांद दिखाई देता है तो सन, अर्थ और मून इस तरीके से होते हैं, सन, अर्थ और मून। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहाँ पर तो धरती बीच में है तो सन की लाइट यहाँ पर कैसे पहुँच पा रही है और हमें पूरा चांद कैसे दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर ये जो तीनों होते हैं ये परफेक्ट लाइन में नहीं होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, ये एडजस्टेड होते हैं, टिल्टेड होते हैं, इस तरीके से सन की लाइट यहाँ तक पहुँच पाती है और हमें पूरा चांद दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, जो मून है वो भी ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, सन भी लगा रहा है, तो दोनों के ग्रेविटेशनल पुल जो है एक ही लाइन में है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए जो टाइड्स होती है वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, ऐसा ही अमावस्या के दिन भी होता है, जब सन और यहाँ पर बीच में क्या होता है, मून और अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आधा पार्ट जो है मून का वहाँ पर लाइट है और आधा पार्ट जो है यहाँ पर अंधेरा है, तो इसलिए हमें चांद दिखाई नहीं देता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन होगी, दोनों फोर्स लगा रहे, दोनों ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो टाइड्स होगी वो सिमिलरली क्या होगी, हाईएस्ट होगी। इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमें स्प्रिंग टाइड्स यानी कि जो टाइड होती है उनकी हाइट ज़्यादा देखने को मिलती है। तो टाइड्स के बारे में यहाँ पर हमने जान लिया। अभी जो हाई टाइड होती हैं इनसे कई सारी हेल्प होती है लोगों की, जैसे कि सबसे पहले फिशिंग में हेल्प होती है, क्योंकि हाई टाइड यानी कि जब वाटर अपने हाईएस्ट लेवल पर आ जाता है तो सारी मछलियाँ जो किनारे पर आ जाती है, तो फिशिंग में हेल्प होती है। उसके अलावा नेविगेशन में हेल्प होती है, क्योंकि जो जहाज़ वगैरह होते हैं वो इसकी मदद से आसानी से किनारे तक पहुंच पाते हैं। उसके अलावा जो टाइड्स होती हैं, हमें पता है कि कंटिन्यूसली राइज फॉल हो रहा है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर क्या बन सकती है, टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर बन सकती है। तो ये टाइड्स का यूज़ हो गया। ठीक है, टाइड्स के बारे में हमने जान लिया, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब हम फाइनली तीसरे मूवमेंट की यानी कि करंट की बात कर लेते हैं, ओशियन करंट जिसे हम कहते हैं। ओशियन करंट। ठीक है, ओशियन करंट क्या होता है? ये जो होती है ओशियन करंट का मतलब होता है जो स्ट्रीम्स होती है, जो धाराएं होती है, स्ट्रीम्स जो कि ओशियन सरफेस पर मूव करती रहती हैं एक पर्टिकुलर पाथ में, इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है कि जो ओशियन करंट होंगे वो कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे। ओशियन करंट 2 तरीके के होते हैं, वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट। कोल्ड ओशियन करंट, यहाँ पर पेन थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं गाइस। जो वार्म ओशियन करंट होती हैं, जो गर्म पानी की धाराएं होती हैं, तो ये कहाँ पर जनरेट होती हैं? ये जनरेट होती है इक्वेटर के पास, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वर्ल्ड मैप है यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर है, जहाँ पर सन की लाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है, इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पानी जो होता है वो गर्म होता है। तो यहाँ से जो वार्म ओशियन करंट है वो ओरिजिनेट होता है, वो शुरू होता है, वो पोल्स की तरफ जाता है। ये जैसे कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो पोल्स की तरफ जाता है। और कोल्ड ओशियन करंट जो है, ठंडा पानी कहाँ पर होता है, पोल्स के पास होता है। तो यहाँ से कोल्ड ओशियन करंट शुरू होता है और वो कहाँ पर आता है, इक्वेटर की तरफ आता है, यानी कि गर्म पानी की तरफ वो आता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो लेब्रेडर है वो किसका एग्जाम्पल है, कोल्ड ओशियन करंट का। ठीक है, जो कहाँ पर है, यहाँ पर जो हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, यहाँ से इस तरीके से जो पोल्स से शुरू हो रहा है और इक्वेटर की तरफ आ रहा है कोल्ड ओशियन करंट, जिसका नाम है लेब्रेडर। ये एक एग्जांपल है। अगर हम वार्म ओशियन करंट की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम ये क्या है, वार्म ओशियन करंट है, वार्म ओशियन करंट है, जो कि इस तरीके से क्या जाती हैं,
ऊपर की ओर जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपको मैप में देखने को मिल जाएंगे, अगर आप सर्च भी करेंगे कि वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट, तो ऐसे बहुत सारी धाराएं आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब क्या है, वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स हमको दिखाए गए हैं। ठीक है, जब दोनों करंट्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर फोगी वेदर हो जाता है, यानी कि धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जिससे नेविगेशन में प्रॉब्लम होती है। और वहाँ पर ये जो एरिया होता है जहाँ पर वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं, वहाँ पर फिशिंग के लिए बहुत बेस्ट एरिया वो माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है और बहुत बेहतर तरीके से हमने चैप्टर को पढ़ा है। आप सोच रहे होंगे ऑनलाइन भी इतनी अच्छे से पढ़ाई होती है, तभी तो टॉपर्स बोलते हैं कि हम बिना ऑफलाइन कोचिंग के ऑनलाइन हमने घर से बैठकर पढ़ाई की और टॉप किया, आईएएस बन गए। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग जो है बेस्ट टीचर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और आपके लिए करियर ऑप्शन भी है। क्योंकि ऑफलाइन अगर देखा जाए तो लगभग 90 लाख टीचर्स हैं इंडिया में, और अगर आपसे पूछे कि ऑनलाइन बेस्ट टीचर्स का नाम बताइए तो कुछ 2-4 टीचर का नाम ही आपको पता होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी कहीं पर नहीं है। इसीलिए जो बेस्ट टीचर अब होंगे वो कौन होंगे, आप और हम ही तो होंगे।